हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मैं आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया। कोडिंग की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं। जावा कोर्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हम लोगों ने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हमने बिल्डअप करा और पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करी। अगर आपने आज तक के सारे वीडियोज़ को देखा है तो आप ये कह सकते हो कि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई भी बंदा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहता है उसको ये नहीं पता होता कि वो स्टार्ट कहाँ से करे। हम लोगों ने यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अगर आप ज़ीरो पे हो तो आपको सिक्वेंशली 1 से लेके 24-25 वीडियोज़ आ गए हैं, आपको सारे वीडियोज़ को देखना है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, आप 0 से 1 पे आ गए। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए। बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को आती है। अगर आप इतना काम करके किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको वहाँ पे फ्रेशर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक एज होनी चाहिए। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज में सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में डेवलपर्स को पता होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद आपको लैंग्वेज के इकोसिस्टम के बारे में समझना पड़ता है। तो ये आता है आपके लिए नेक्स्ट फेज़। आज से हम लोग फेज़ 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, अब हम फेज़ 2 के अंदर आ गए हैं। फेज़ 2 के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को समझेंगे। बिल्ड टूल्स क्या होते हैं, गिट क्या होता है, मावन क्या होता है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ को कैसे यूज़ करना है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। फेज़ 2 के अंदर हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है एग्जीक्यूटर सर्विस। आप इसको सर्विस भी कह सकते हो, आप इसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हो। अभी पुराने वीडियो में हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बात करी थी। तो मल्टी थ्रेडिंग को सीखने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप है एडवांस चीज़ों को सीखने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराने वीडियो में हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बात करी थी। मल्टीपल थ्रेड्स को कैसे बनाना है, थ्रेड्स को ज्वाइन कैसे करना है, वेट, नोटिफाई, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है ये हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको थ्रेड को बनाना है तो आपके लिए यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में आप किसी क्लास के अंदर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो। रनेबल इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड होता है रन, तो आप यहाँ पे रन मेथड को इम्प्लीमेंट करते हो। रन मेथड के अंदर आप वो कोड लिखते हो जो आप चाहते हो कि किसी नए थ्रेड में एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे आपने अपने टास्क को डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे ये काम करवाना है और ये काम मुझे नए थ्रेड में करवाना है, ठीक है। फिर आप इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। आप एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जो ये एक ऑब्जेक्ट होता है ये आपका एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क है। अगर आपने यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो आपके पास 5 इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आप सबसे पहले थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आप वहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर रनेबल के ऑब्जेक्ट को पास करते हो इस तरीके से, ठीक है। फिर आप यहाँ पे थ्रेड के ऊपर स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आप एक्चुअली थ्रेड की लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहे हो। हर एक थ्रेड का एक नाम होता है, हर एक थ्रेड की स्टेट होती है, प्रायोरिटी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे काम हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है, ओके। अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेप का काम होता है ये आप लोगों के लिए एक एडिशनल ओवरहेड है। कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहेगा कि उसको थ्रेड को मैनेज करना पड़े, थ्रेड को स्टार्ट करना पड़े, फिर उसको किल करना पड़े, फिर से स्टार्ट करना पड़े, जॉइन मेथड कॉल करना पड़े। ये एक एडिशनल ओवरहेड होता है डेवलपर्स के लिए। हमें तो सिर्फ हमारे काम से मतलब है कि भाई मैंने रनेबल को इम्प्लीमेंट किया, मेरे को जो काम करना था मैंने वहाँ पे बता दिया, बस। अब कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए मार्केट के अंदर जो थ्रेड की लाइफ साइकिल को मैनेज करे। अगर कोई एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा काम। हाँ बिल्कुल। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम यहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस। एग्जीक्यूटर सर्विस आपके थ्रेड की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, थ्रेड को स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है, कैसे करना है वो उसकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर रनेबल को इम्प्लीमेंट करके रनेबल के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और हम एग्जीक्यूटर सर्विस को सबमिट कर देते हैं। एक बार हमने अपना टास्क सबमिट कर दिया उसके बाद एग्जीक्यूटर सर्विस हमारे टास्क को रन करता है। किस थ्रेड में रन करता है हमें नहीं पता, बट वो मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ करके हमारे टास्क को रन करता है और फाइनली टास्क कंप्लीट होने के बाद वो हमें रिजल्ट भी रिटर्न कर देता है, ठीक है। एग्जीक्यूटर सर्विस
जावा कंकरेंसी एपीआई के अंदर मिलता है। जावा कंकरेंसी एपीआई के अंदर और भी 4-5 क्लासेस हैं जिसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम एग्जीक्यूटर सर्विस को समझेंगे। आप इसको सर्विस भी कह सकते हो, आप इसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हो। दोनों के अंदर एक माइनर डिफरेंस है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। इतनी कहानी बताने के पीछे मेरा पर्पज़ ये है कि आपको एग्जीक्यूटर सर्विस की नीड समझ में आ जाए। एग्जीक्यूटर सर्विस को क्यों बनाया गया है। एग्जीक्यूटर सर्विस को बनाया ही इसलिए गया है कि ये यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेप दिख रही है जिसमें हम थ्रेड की लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहे हैं, ये हमें ना करना पड़े। ये सारा का सारा काम वहाँ पे हो रखा है पहले। अब चाहे आप अपनी एप्लीकेशन बनाओ, चाहे मैं बनाऊँ, चाहे कोई भी कंपनी कोई भी एप्लीकेशन बनाए, सभी लोगों को थ्रेड को बनाना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जावा के डेवलपर्स ने ये कॉमन काम निकाल के एक पैकेज के अंदर हमें अवेलेबल करा रखा है। एग्जीक्यूटर सर्विस और कंकरेंसी एपीआईज, ये सारा का सारा कोड आपको यहाँ पे java.util पैकेज के अंदर मिलता है। आप अपने लैपटॉप पे इस पैकेज को ओपन करके क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पर्पस की क्लैरिटी मिली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एग्जीक्यूटर सर्विस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, कितने इंटरफेसेस हैं, कैसे उनको यूज़ करना होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एकदम ऊपर सबसे टॉप में आपको यहाँ पे मिलता है एग्जीक्यूटर इंटरफेस। ठीक है, एग्जीक्यूटर इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है एग्जीक्यूट, जो आपके रनेबल के ऑब्जेक्ट को लेता है। एग्जीक्यूटर इंटरफेस को हम मोस्टली यूज नहीं करते हैं, ये एकदम टॉप ऑफ द हिरार्की है। इसके नीचे आता है आपके पास एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस। एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस आपके एग्जीक्यूटर इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। एग्जीक्यूटर सर्विस को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। 99% ऑफ द केसेस में हम लोग एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस को ही यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस के अंदर ही हमारे काम के मेथड्स हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे एग्जीक्यूटर सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए 4-5 इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस से मोस्टली फ़र्क भी नहीं पड़ता। जब भी हम किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं तो हम इंटरफेसेस के थ्रू ही यूज़ करते हैं। इंटरफेसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है, हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है कि ये मेथड ये काम करेगा। अभी हम इस चीज़ को कोड में लिख के समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके पास होता है एक कॉलेबल इंटरफेस। कॉलेबल इंटरफेस और रनेबल इंटरफेस दोनों भाई भाई हैं। कैसे हैं आप वीडियो को देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद होता है हमारे पास फ्यूचर का इंटरफेस। फ्यूचर इंटरफेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज के वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। फ्यूचर एक तरीके से फ्यूचर में प्रॉमिस का काम करता है कि आपने एग्जीक्यूटर सर्विस को जो भी टास्क सबमिट करा है वो आपको टास्क कंप्लीट करके देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बोले भाई मेरी मर्जी है, मैं तो नहीं कर रहा, तू क्या कर लेगा। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें फ्यूचर मिलता है। फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे हम मेथड्स को कॉल करके पता लगा सकते हैं कि हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक क्लास और होती है एग्जीक्यूटर्स। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, लास्ट में एस लगा हुआ है, एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर्स आपकी एक यूटिलिटी क्लास है। इस यूटिलिटी क्लास के अंदर आपको यूटिलिटी मेथड्स मिलते हैं। उन मेथड्स को कॉल करके आप एग्जीक्यूटर सर्विस को बना सकते हो। अब यहाँ पे आपको 4-5 इंप्लीमेंटेशन क्लासेस दिख रही हैं। कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा कि यार मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्टर में मेरे को क्या पास करना है। तो जावा ने बोला कि यार आपको ये सब हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक यूटिलिटी क्लास बना देते हैं और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने आप लोगों के लिए मेथड बना रखे हैं। आप उस मेथड को कॉल करो, आपका एग्जीक्यूटर सर्विस का ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज़ करके अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाना है। अगेन मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर की क्लैरिटी मिली होगी। ये 4-5 क्लासेस ही हैं पूरे के पूरे एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के अंदर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको फ्रेमवर्क क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूटर सर्विस तो एक सिंगल इंटरफेस है, हमें यहाँ पे इसके अलावा इन बाकी क्लासेस को भी यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरनली काम कैसे करती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम में सबसे लेफ्ट साइड में हमारी एप्लीकेशन है। हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर या तो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं या कॉलेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करके हम वहाँ पे अपने टास्क को डिफाइन करते हैं। जो भी टास्क हमें नए थ्रेड में एग्जीक्यूट करवाना है उसको हम एक क्लास में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, हम लोग रनेबल के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या कॉलेबल के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और हम एग्जीक्यूटर सर्विस को सबमिट करते हैं। जैसे ही हम टास्क को सबमिट करते हैं, एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर एक क्यू होती है। इस क्यू को हम बोलते हैं टास्क क्यू। जैसे ही हमने टास्क को सबमिट करा, वो डायरेक्टली किसी थ्रेड के ऊपर नहीं जाता, वो सबसे पहले जाता है क्यू के अंदर।
जो हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्यू देखी थी, ये वही क्यू है यहाँ पे। जो भी ऑब्जेक्ट आप सबमिट करोगे वो आपके टेल पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है आपके पास एक थ्रेड पूल। थ्रेड पूल बेसिकली आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि थ्रेड पूल क्या होता है। थ्रेड पूल को आप एक बास्केट की तरह इमेजिन कर सकते हो, लॉजिकल बास्केट। इस बास्केट के अंदर थ्रेड्स होते हैं। एग्जीक्यूटर सर्विस क्या करता है, बार बार थ्रेड्स को नहीं बनाता, बार बार थ्रेड्स को नहीं मारता। वो एक ही टाइम पे 5-10 थ्रेड बना के रख लेता है एक बास्केट के अंदर। जैसे ही हम एग्जीक्यूटर सर्विस को स्टार्ट करते हैं, उसने 8-10 थ्रेड बना लिए, जितने हम उसको बोलते हैं उतने वो थ्रेड बना लेता है और एक पूल के अंदर रख देता है, ठीक है। उसी पूल को यहाँ पे थ्रेड पूल नाम दिया गया है। जब भी हम टास्क को सबमिट करेंगे, सबसे पहले वो क्यू में जाता है और जो भी थ्रेड फ्री होता है वो क्यू में से टास्क को उठा लेता है और उस पर प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। फिर से वो नए टास्क को उठा लेता है, फिर से प्रोसेस करता है, फिर से रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। तो क्यू एक तरीके से बफर का काम करता है। नंबर ऑफ थ्रेड्स और नंबर ऑफ टास्क दोनों में डिफरेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 500 टास्क है और 5 ही थ्रेड है, 5 थ्रेड को 500 टास्क करना है, तो बीच में बफर के लिए क्यू बनाई गई है। आपने टास्क सबमिट करे, वो क्यू में ऐड हो गए, जो भी थ्रेड फ्री होगा वो क्यू से टास्क को उठा लेगा, उस पर काम करेगा, फिर नए टास्क को उठा लेगा। ये इस तरीके से काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पे कॉलेबल की बात करी थी, तो हम ज़रा कॉलेबल को समझते हैं कि कॉलेबल का मतलब क्या है। कॉलेबल जावा के अंदर एक इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे उसका सिग्नेचर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपका एक जेनेरिक इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो वी दिख रहा है ना, ये आपका जेनेरिक टाइप पैरामीटर है, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है, कॉल। कॉल मेथड उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है जो आपका जेनेरिक टाइप पैरामीटर है, ओके। तो रनेबल और कॉलेबल भाई भाई है। कैसे है हम उसको समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक रनेबल इंटरफेस भी है। रनेबल के अंदर एक ही मेथड है, रन। रन मेथड का रिटर्न टाइप है यहाँ पे वॉइड। अब आप इमेजिन करो कि आपको कोई काम करके वैल्यू को रिटर्न करना है, तो आप यहाँ पे रनेबल को यूज़ करके किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप तो वॉइड है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉलेबल बना रखा है। अगर आपको कोई टास्क करना है और टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपको किसी वैल्यू को रिटर्न करना है, तो आप यहाँ पे कॉलेबल को इम्प्लीमेंट करो और अपना काम करो और सबसे लास्ट में वैल्यू को रिटर्न कर दो। आप कॉलेबल के ऑब्जेक्ट्स बना के एग्जीक्यूटर सर्विस को सबमिट कर सकते हो। तो एग्जीक्यूटर सर्विस उसको रनेबल की तरह ही ट्रीट करता है। जैसे ही हम उसको कॉलेबल का ऑब्जेक्ट बना के देते हैं, वो नए थ्रेड के अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल मेथड को कॉल करता है और जो भी टास्क होना होता है वो नए थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो कॉलेबल का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पे फ्यूचर के बारे में भी बात करी थी, तो ज़रा फ्यूचर के कंसेप्ट को समझते हैं। फ्यूचर आपका एक इंटरफेस है, ठीक है। ये भी जेनेरिक इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइप पैरामीटर दिख रहा है ये जेनेरिक टाइप पैरामीटर है, ओके। फ्यूचर के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, गेट। गेट मेथड उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है जो आपका जेनेरिक टाइप पैरामीटर है, ओके। इतनी कहानी तो हम लोगों ने समझ ली, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये है कि फ्यूचर का यूज़ केस कहाँ पे आता है। हम इसके यूज़ केस को समझते हैं एक बार। इमेजिन करो आपने मेन थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूटर सर्विस को बनाया और आपने उसको 5-10 टास्क सबमिट कर दिए। जैसे ही आप उसको टास्क सबमिट करोगे, वो सारे के सारे टास्क आपके नए थ्रेड में एग्जीक्यूट होंगे। मेन थ्रेड आपका आगे बढ़ जाएगा और आपके पैरेलल थ्रेड के अंदर आपके टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप ये सोचो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। ऐसा भी तो हो सकता है एग्जीक्यूटर सर्विस का मन ना करे और बोल दे भाई मैं तेरे टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, फिर आप क्या कर लोगे। मतलब थोड़ी सी मजाक वाली बात है, लेकिन आपको अपने कोड के अंदर कैसे पता चलेगा कि आपका टास्क खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूटर सर्विस को कोई भी टास्क सबमिट करते हैं, वो हमें एक फ्यूचर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वो ये बोलता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका टास्क कंप्लीट होगा। फ्यूचर एक तरीके से फ्यूचर का प्रॉमिस है, भविष्य का प्रॉमिस है कि मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है आपका टास्क कंप्लीट होगा, और उसके लिए मैंने आपको एक रिसीट पकड़ा दी है, फ्यूचर का ऑब्जेक्ट पकड़ा दिया है। आप इस ऑब्जेक्ट पे गेट मेथड को कॉल करके पता लगा सकते हो कि आपके टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, टास्क ने आपके क्या वैल्यू को रिटर्न करा है। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल करके पता लगा सकते हैं। अभी हम इसको कोड में भी लिख के समझेंगे, तब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी।
जो बंदे जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं उनको प्रॉमिस के बारे में पता होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रॉमिस नाम की चीज़ होती है। पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट एसिंक है और वो प्रॉमिस पे बनी है। तो वो सेम प्रॉमिस का कंसेप्ट यहाँ पे जावा में लेके आए हैं फ्यूचर को यूज़ करके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आते आते हमारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कंसेप्ट्स को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया उसके बाद कोड लिखना तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अभी हम लोग ये सारे के सारे कंसेप्ट्स को कोड में लिख के समझते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी IDE ओपन कर ली है, आप भी ओपन करो और मेरे साथ कोड लिख के देखो। जब तक आप खुद से कोड नहीं लिखोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो जो भी कोड मैं लिख रहा हूँ आप एक बार उसको लिखो, रन करके देखो, आपको वही आउटपुट मिलेगा जो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, IDE को ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक मेन क्लास है और मेन मेथड है। आज के दिन मैं मेन मेथड के अंदर कोई भी कोड नहीं लिखने वाला। इसके लिए हम लोग एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं एग्जीक्यूटर सर्विस डेमो। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटर सर्विस के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। मैंने आपको कहा था हम लोग एग्जीक्यूटर क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, एग्जीक्यूटर सर्विस वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू सिंगल थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। ठीक है, यहाँ पे हमें जो एग्जीक्यूटर सर्विस मिली है उसके अंदर एक सिंगल थ्रेड है। यहाँ पे ये जो नाम दिख रहा है आपको मेथड का, न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, मेथड का मतलब ही यह है कि आपको जो एग्जीक्यूटर सर्विस मिलेगी उसके अंदर थ्रेड पूल के अंदर एक ही थ्रेड होगा। इसको बनाने के पीछे एक रीज़न है, आप देखते जाओ आपको पता चलेगा। अभी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस तो बना दी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई टास्क नहीं है जो हमें सबमिट करना है एग्जीक्यूटर सर्विस को। तो टास्क बनाने के लिए हमें यहाँ पे रनेबल को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे जाता हूँ क्लास के अंदर और वहाँ पे अपने एक टास्क नाम की क्लास बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे रनेबल को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, मैंने कर लिया। रन मेथड के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो हमें नए थ्रेड में एग्जीक्यूट कराना है। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक डमी कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्रेड का नाम निकाल के लेके आता हूँ। तो थ्रेड का नाम निकालने के लिए मुझे यहाँ पे थ्रेड के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा थ्रेड T1 इज इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ये मुझे थ्रेड का ऑब्जेक्ट मिल गया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं गेट नेम को कॉल करता हूँ तो मुझे थ्रेड का नाम मिल गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम रनेबल टास्क विद दिस थ्रेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थ्रेड को इसलिए निकाल के लाएं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में कितने थ्रेड हैं एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर। अभी हमने यहाँ पे एक डमी कोड लिखा है। वीडियो के एंड में हम लोग एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड यूज़ केस को लेके एक्चुअल में कोई कोड लिखेंगे, काम का कोड लिखेंगे। पहले आप मेथड को समझ लो कौन कौन से मेथड हैं। टास्क को बनाने के बाद हम लोगों को टास्क का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो वापस से मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर जाता हूँ और मैं इस टास्क का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, तो 3 इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, अब मुझे इसको एग्जीक्यूटर सर्विस को सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है सबमिट। आप एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट को कॉल करो, उसके अंदर टास्क के ऑब्जेक्ट को पास करो। मैंने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, दूसरे टास्क को पास कर दिया, तीसरे टास्क को पास कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस बना ली, हमने अपना टास्क बना लिया और हमने सबमिट भी कर दिया। बस हमें इतना सा काम करना है और कुछ करना ही नहीं है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ मुझे यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है, आउटपुट में मैंने थ्रेड का नाम भी प्रिंट कर रखा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक ही थ्रेड बना है। हमने 3 टास्क बनाए लेकिन तीनों टास्क को यहाँ पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। थ्रेड का नाम सेम है तीनों टास्क के लिए। ओके, वहाँ पे हमने न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर यूज़ किया था, तो वो एक सिंगल थ्रेड वाला एग्जीक्यूटर सर्विस बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जैसे मेरा यहाँ पे टास्क ख़त्म हो गया, मेरा प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, मेरा प्रोग्राम तो रुका नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस को शट डाउन नहीं किया है। हमारा जो मेन थ्रेड होता है, मेन थ्रेड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जब तक आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई दूसरा थ्रेड चल रहा है तब तक आपका मेन थ्रेड मरेगा नहीं।
यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटर सर्विस बनाई, उस सर्विस के अंदर एक थ्रेड है, तो वो थ्रेड अभी भी चल रहा है, तो हमारा मेन थ्रेड भी यहाँ पे मरा नहीं है, वो भी चलता ही रहेगा। ये उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस को शट डाउन करना पड़ता है। हमने टास्क बना के सबमिट कर दिया, जब हमारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद हमें शट डाउन करना पड़ता है। जब हम शट डाउन करते हैं तभी वहाँ पे थ्रेड्स को वो रोक देता है, मार देता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको फोर्सफुली स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो रेड कलर का बटन है, आप इसको प्रेस करोगे ये फोर्सफुली किल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे शट डाउन करने के तरीके को देखते हैं। शट डाउन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल शट डाउन मेथड को कॉल करना है। आप यहाँ पे इस तरीके से लिखो एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट शट डाउन। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे शट डाउन को कॉल करा, आपका एग्जीक्यूटर सर्विस वहाँ पे शट डाउन स्टेट में चला जाएगा। शट डाउन स्टेट का मतलब ये हुआ कि वो किसी नए टास्क को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने यहाँ पे 3 टास्क उसको सबमिट कर रखे हैं, वो ठीक है। वो कहेगा जैसे ही आपने शट डाउन कॉल करा है, मैं किसी नए टास्क को सबमिट नहीं होने दूंगा भाई। ओके, लेकिन जो आपने पुराने टास्क सबमिट कर रखे हैं मैं उनको पूरा ख़त्म करूँगा। मैंने यहाँ पे शट डाउन को कॉल करा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे पुराने टास्क हैं वो भी मर जाएंगे। पुराने टास्क यहाँ पे पूरे कंप्लीट होंगे, उसके बाद वो ग्रेसफुली उसको शट डाउन करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने शट डाउन को कॉल करा, आपका एग्जीक्यूटर सर्विस पुराने टास्क को एग्जीक्यूट कर ही रहा है जो हमने सबमिट करा है। अब यहाँ पे आप ये सोचो कि आपको मैक्सिमम कितने टाइम तक वेट करना है। मान लो आपने एक ऐसा टास्क बना दिया जिसको एग्जीक्यूट होने में 1 मिनट लग रहा है और आप 1 मिनट तक वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज़ और होती है। एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर एक मेथड होता है अवेट टर्मिनेशन। तो हम जब शटडाउन को कॉल करते हैं, शटडाउन को कॉल करने के बाद हमें यहाँ पे अवेट टर्मिनेशन को कॉल करना है। उस मेथड के अंदर हम एक ड्यूरेशन को देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 सेकंड को दे रखा है। तो मैक्सिमम आपका 5 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 5 सेकंड निकल जाती है उसके बाद भी आपके टास्क ख़त्म नहीं होते हैं तो ये आपको एक बूलियन रिटर्न करता है। अगर 5 सेकंड के अंदर टास्क ख़त्म हो गए तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी ट्रू, लेकिन 5 सेकंड तक अगर टास्क ख़त्म नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी फॉल्स। कहने का मतलब ये है कि शटडाउन को कॉल करने के बाद मैं मैक्सिमम 5 सेकंड तक ही वेट कर सकता हूँ टास्क को कंप्लीट होने के लिए। अगर 5 सेकंड में भी आपके टास्क कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर मुझे कोई दूसरा एक्शन लेना पड़ेगा। वो दूसरा एक्शन क्या होगा हम उसको देखते हैं। हमें यहाँ पे बूलियन वेरिएबल मिला है। अगर 5 सेकंड तक टास्क कंप्लीट नहीं होते हैं तो मैं इसको यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर इस तरीके से यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने नॉट का साइन लगा दिया, मुझे वहाँ पे फॉल्स मिला, नॉट करके मैंने उसको ट्रू कर दिया, तो आपकी इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है शट डाउन नाउ। तो एग्जीक्यूटर सर्विस पे मैं यहाँ पे शट डाउन नाउ को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एग्जीक्यूटर सर्विस को प्रॉपरली ग्रेसफुली शट डाउन करना है तो आपको यहाँ पे ये 3 स्टेप को लेना पड़ेगा। पहले स्टेप में आप शट डाउन को कॉल करोगे। जैसे ही आपने शट डाउन को कॉल करा, कोई भी नया टास्क आप सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी पुराने वाले टास्क हैं वो आपके चलते रहेंगे, वो नहीं मरेंगे। ठीक है, फिर आप ये कहते हो कि जो पुराने टास्क आपने सबमिट करे हैं उसके लिए मैं मैक्सिमम इतना टाइम रुक सकता हूँ। तो यहाँ पे हम 5 सेकंड के लिए वेट कर रहे हैं मैक्सिमम। उसके लिए यहाँ पे मेथड होता है अवेट टर्मिनेशन। अवेट टर्मिनेशन ये कहता है कि मैं मैक्सिमम इतने ड्यूरेशन तक वेट करूँगा। अगर इतने ड्यूरेशन में भी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मैं यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, और अगर इतने ड्यूरेशन में टास्क कंप्लीट हो गया तो आपको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, अगर टास्क कंप्लीट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे आपका ग्रेसफुली शटडाउन हो चुका है। अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ पे आती है आपकी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, शटडाउन नाउ को कॉल करते हो। शटडाउन नाउ क्या करता है, तुरंत किल कर देता है जो भी टास्क चल रहे होते हैं, उनकी कोई भी स्टेट हो, चाहे आधे खत्म हुए हो चाहे कितने भी खत्म हुए हो, शटडाउन नाउ तुरंत उसी मोमेंट पे आपके सारे टास्क को किल कर देता है और आपके सारे के सारे थ्रेड्स को मार देता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप शटडाउन करने की प्रोसेस को समझे होगे। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कोड लिखते हो तो आप इसी टाइप का कोड लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक बार वापस से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरे को जो आउटपुट दिखना चाहिए था वो मेरे को दिख रहा है। उसके बाद मेरा यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है। वहाँ पे हमने प्रॉपर्ली शट डाउन कर रखा है, तो इस बार मेरा मेन थ्रेड वेट नहीं करेगा। इस बार वो ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे जो 3 स्टेप का प्रोसेस देखा है शट डाउन करने का, हम इसको ज़रा एक बार टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ,
मैं अपने टास्क के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे ना स्लीप कर देता हूँ थ्रेड को। मैं यहाँ पे 2 सेकंड के लिए थ्रेड को स्लीप कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो स्लीप मेथड है ये आपका एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो मैं इस एक्सेप्शन को कैच कर लेता हूँ। ठीक है, स्लीप मैंने इसलिए करा है ताकि हम ये देख सकें कि अवेट टर्मिनेशन काम करता भी है या नहीं करता है। अब वहाँ पे हम लोग 5 सेकंड के लिए वेट कर रहे थे, तो एक काम करते हैं 5 सेकंड नहीं, वहाँ पे 1 सेकंड के लिए ही वेट करते हैं। ओके, अब इफ़ की बॉडी के अंदर आके मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करता हूँ कि शटिंग डाउन एग्जीक्यूटर सर्विस फोर्सफुली, तो वहाँ पे वो टास्क 2 सेकंड लगा रहा है। 2 सेकंड के लिए हमने स्लीप करा है, यहाँ पे हम 1 सेकंड के लिए ही वेट कर रहे हैं। तो आइडियली लॉजिकली हमारी यहाँ पे शटडाउन नाउ वाली कॉल एग्जीक्यूट होनी चाहिए और हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट भी दिखना चाहिए। हम एक बार वापस से प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि हमारी एग्जीक्यूटर सर्विस फोर्सफुली शटडाउन हुई है और जैसे ही हमने शटडाउन नाउ को कॉल करा, प्रोग्राम तुरंत टर्मिनेट हो गया। वहाँ पे उसने 1 मिलीसेकंड के लिए भी वेट नहीं किया। तो अभी ना मैं इसको वापस से अंडू कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे स्लिप कराने की कोई नीड नहीं है, मैं ये सारी कहानी को हटा देता हूँ। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने लिखा था, आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको यहाँ पे दिख गया, इसको मैंने वापस हटा दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और यहाँ पे हमने सिंगल थ्रेड वाले एग्जीक्यूटर को बना रखा है। अब सिंगल थ्रेड वाले एग्जीक्यूटर का कोई प्रैक्टिकल यूज़ केस नहीं है। अगर हमें मल्टी थ्रेडिंग करनी ही है तो हम तो ये चाहेंगे ना कि हमारे पास 8-10 थ्रेड हो, तभी तो मल्टी थ्रेडिंग का मज़ा है। मेरे पास 500 टास्क है, 10 थ्रेड है, 10 थ्रेड 500 टास्क को फटाफट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यस, तो हम यहाँ पे ना मल्टीपल थ्रेड्स वाली एग्जीक्यूटर सर्विस भी बना सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे सिंगल थ्रेड वाली बना रखी है, हम मल्टीपल थ्रेड्स वाली बना के देखते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पूरे कोड में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे ये जो मेथड यूज़ करा है, इस मेथड की जगह पे आप एक दूसरा मेथड यूज़ कर लो, न्यू फिक्स्ड थ्रेड पुल, और इसके अंदर आप एक इंटीजर नंबर को पास करते हो। कितने थ्रेड्स आपको बनाने हैं आप उस नंबर को पास करते हो। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो मतलब मुझे 3 थ्रेड बनाने हैं। तो अभी हमें यहाँ पे जो एग्जीक्यूटर सर्विस मिलेगी उसके थ्रेड पुल के अंदर आपके पास 3 थ्रेड्स होंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 थ्रेड है, हमारे पास यहाँ पे 3 टास्क हैं, तो हर एक थ्रेड को एक टास्क मिल जाएगा। इतना करने के बाद हम एक बार वापस से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस बार अगर मैं प्रोग्राम का आउटपुट देखूंगा तो आपको यहाँ पे थ्रेड का नाम अलग अलग प्रिंट हो रहा है। हर एक थ्रेड के पास एक टास्क है, तो तीनों के नाम अलग अलग है। ओके, तो मोस्टली 99% केसेस में हम लोग सिंगल थ्रेड वाले को यूज़ ही नहीं करते हैं। हमें हमेशा मल्टीपल थ्रेड्स वाला ही यूज़ करना है। जितने आपको थ्रेड बनाने हैं आप उतना नंबर यहाँ पे पास कर दो, बस आपका काम ख़त्म। ओके, अभी हमने यहाँ पे ये जो कोड लिखा है आपको देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन इस कोड के अंदर एक छोटी सी लॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे टास्क को सबमिट करा, मैंने यहाँ पे शटडाउन को कॉल कर रखा है। तो आइडियली देखा जाए तो होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए ना कि आपका जब टास्क ख़त्म हो जाए आप उसके बाद ही शटडाउन को कॉल करो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टास्क ख़त्म हो गया है? तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे फ्यूचर का कंसेप्ट है। तो जब भी हम टास्क को सबमिट करते हैं, ये सबमिट जो मेथड है ये हमें एक वैल्यू को रिटर्न करता है, फ्यूचर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैं यहाँ पे उसको फ्यूचर के वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ इस तरीके से। जो मैंने पहला टास्क सबमिट करा उसका मेरे को पहला फ्यूचर आ गया, दूसरे टास्क का दूसरा फ्यूचर आ गया, तीसरे टास्क का तीसरा फ्यूचर आ गया। ठीक है, अब इस फ्यूचर के ऑब्जेक्ट को देख के मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे एक मेथड होता है इज डन। इस मेथड को कॉल करके मैं पता लगा सकता हूँ कि टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस डन को कॉल करता हूँ और उसको सिस आउट कर देता हूँ। तीनों के लिए मैंने यहाँ पे सिस आउट कर रखा है। लेकिन ये जो मेथड होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है। ये तो बस आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है फ्यूचर के अंदर, वो होता है गेट। आप फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से गेट मेथड को कॉल करो। मैंने यहाँ पे पहले फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे गेट मेथड कॉल कर दिया, दूसरे फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे गेट मेथड कॉल कर दिया, तीसरे फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे गेट मेथड कॉल कर दिया। तो ये जो गेट मेथड होता है ना, ये यहाँ पे ब्लॉक करता है। जिस लाइन पे हमने गेट मेथड को कॉल करा है, आपका मेन थ्रेड वहीं पे बैठा रहेगा। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका मेन थ्रेड यहीं पे बैठा है। वो जो टास्क हैं वो आपके अलग थ्रेड में चल रहे हैं। हमें नहीं पता वो कौन से थ्रेड में चल रहे हैं, लेकिन बस हमें इतना चाहिए कि जब तक टास्क कंप्लीट ना हो, मेरा मेन थ्रेड आगे ना जाए, वो वहीं पे वेट करे। आपने इस लाइन पे गेट करा, तो जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा मेन थ्रेड यहीं बैठा है।
जैसे ही टास्क कंप्लीट हो गया वो आगे बढ़ेगा। हमने यहाँ पे सेकंड फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे गेट कर रखा है, तो जब तक सेकंड टास्क कंप्लीट नहीं होगा वो वहीं बैठा है, फिर वो आगे बढ़ेगा। थर्ड लाइन पे हमने थर्ड फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे गेट कर रखा है, तो जब तक तीसरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा मेन थर्ड वहीं पे बैठा है। तीनों टास्क को कंप्लीट होने के बाद ही हमने यहाँ पे शटडाउन को कॉल करा है। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सिक्वेंशियल नहीं बना है। आप यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यार यहाँ पे मेरा टाइम खराब होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो पैरेलल थ्रेड के अंदर काम करे जा रहा है। तो जब मैं पहले टास्क के लिए वेट कर रहा हूँ गेट मेथड को कॉल करके, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला टास्क एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। दूसरा वाला टास्क तो अपने अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट हो ही रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट पे मैंने गेट कॉल करा, तो मैं पहले टास्क के लिए वेट कर रहा हूँ, तब तक आपका दूसरा वाला भी पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, तीसरा वाला भी हो रहा है। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करूंगा, मैं यहाँ पे सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ। तो हो सकता है जितना टाइम मैंने फर्स्ट के लिए वेट करा उतने टाइम में आपके सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो गए, तो ये जो गेट मेथड की कॉल है ये आपको तुरंत रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिक्वेंशियल नहीं बना है, यहाँ पे ये पैरेलल एग्जीक्यूशन ही है। बस ये वेट करने का तरीका है। जब तक टास्क कंप्लीट ना हो मेरे को अपने कोड की लाइन को आगे नहीं बढ़ाना। जैसे हमने ज्वाइन मेथड देखा था, यहाँ पे वो सेम कंसेप्ट है। अब हम लोग एक बार वापस से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मुझे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आउटपुट दिख रहा है। अब यहाँ पे एक मुद्दा और बचा हुआ है। यहाँ पे हमने कॉलेबल के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो हम कॉलेबल के बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, कॉलेबल और रनेबल भाई भाई होता है। रनेबल से हम वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेबल से हम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और टास्क बना लेता हूँ और वहाँ पे मैं कॉलेबल को इम्प्लीमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पे जो जेनेरिक टाइप पैरामीटर है उसको मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ। मुझे इसके अंदर से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक है, आप इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हो, इंटीजर, डबल, आप अपनी क्लास बना के उस टाइप की वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हो। टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हैं। अब इसके अंदर मुझे कॉल मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, मैंने किया। कॉल मेथड के अंदर भी मैं एकदम डमी कोड लिख देता हूँ, सिंपल सा। सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, ले आया मैंने। फिर मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट नेम को कॉल करके थ्रेड का नाम ले आया मैंने। फिर उसको मैं यहाँ पे सिस आउट करके प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और सबसे लास्ट में मैं थ्रेड के नाम को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला टास्क कौन से थ्रेड में एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, अब मैं वापस से मेन मेथड के अंदर जाके सबसे पहले ये कॉलेबल वाले टास्क के ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ। बनाया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ। सबमिट मेथड को कॉल करा। सबमिट मेथड के अंदर मैं रनेबल को भी पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलेबल को भी पास कर सकता हूँ। सबमिट मेथड आपका एक ओवरलोडेड मेथड है। ठीक है, ये हमें एक फ्यूचर रिटर्न करेगा, तो उसको मैंने फ्यूचर के वेरिएबल में असाइन कर दिया। यहाँ पे हमें जो फ्यूचर मिला है उसका जेनरिक टाइप आपका स्ट्रिंग ही है। कॉलेबल आपके स्ट्रिंग टाइप का है, तो फ्यूचर भी आपके स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। ओके, अब इस फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे मैं यहाँ पे गेट को कॉल करके वैल्यू को स्ट्रिंग में असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये जो स्ट्रिंग मिली है ये वही है जो मैंने वहाँ पे कॉल मेथड से रिटर्न करा है। कॉल मेथड से मैंने जो भी वैल्यू रिटर्न करी है उस रिजल्ट को हम फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे गेट करके निकाल सकते हैं। तो मैंने टास्क सबमिट करा, वो नए थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें फ्यूचर मिल गया। जब भी वो टास्क खत्म होगा वो कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वही वैल्यू हमें यहाँ पे गेट मेथड को कॉल करके मिलेगी। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सिस आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा आपको सही आउटपुट दिख रहा है। कॉलेबल में भी हमने जो कोड लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रिंट हो रहा है। हमारा कॉलेबल वाला टास्क भी चल रहा है, और टास्क खत्म होने के बाद हमें यहाँ पे जो फ्यूचर मिला है उस पर जब मैंने गेट को कॉल करा है तो वहाँ पे जो मैंने सिस आउट कर रखा है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो वैल्यू हमने रिटर्न करी है वही वैल्यू हमें गेट को कॉल करके मिली है। दोनों के थ्रेड का नाम मैच हो रहा है। तो एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ये हमने कवर कर लिया। आपको इन मेथड्स को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा डमी सा कोड लिखा है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिस आउट ही करा है। एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकली कोड लिखते हैं तो हम इतना सिंपल कोड नहीं लिखते हैं, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग एक प्रैक्टिकल यूज़ केस को उठा के एग्जीक्यूटर सर्विस को कैसे यूज़ करना है उसका कोड लिखने वाले हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस से ब्लैक बोर्ड के ऊपर आते हैं और अपने मिनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही काम का यूज़ केस है। इमेजिन करो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर आपको मल्टीपल फाइल्स को राइट करना है। आपके पास कुछ डाटा है, आपको डाटा को फाइल के अंदर राइट करना है। यहाँ पे आपके पास कोई एक दो फाइल नहीं है, यहाँ पे आपके पास मान लो 1000 फाइल है।
आप लोगों को 1000 फाइलों को राइट करना है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो डाटा है ना, वो भी कोई छोटा मोटा डाटा नहीं है, आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा है। इमेजिन करो आपके पास यहाँ पे 10,000 लाइनों का डाटा है, तो आपको 10,000 लाइनों के डाटा को 1000 फाइलों में राइट करना है। तो आप कैसे करोगे? सिंगल थ्रेड को यूज़ करके अगर आप करने चले गए तो वहाँ पे तो हो गया भाई, बहुत टाइम लगेगा। हमें यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ करके ये काम को अकॉम्प्लिश करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, डाटा क्या होगा हमारा? देखा जाए तो जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पे आपका डाटा या तो डाटाबेस में स्टोर होता है, या फिर आप डाटा को किसी नेटवर्क कॉल करके डाटा को लेके आते हो। लेकिन ना तो हमने यहाँ पे डाटाबेस के कंसेप्ट को समझा है, ना हमने यहाँ पे इंटरनेट के बारे में कोई बात करी है, HTTP को कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे डाटा खुद जनरेट करने वाले हैं। हम यहाँ पे बहुत सारा डमी डाटा जनरेट करेंगे, हज़ारों लाइनों का डाटा जनरेट करेंगे, और उस डाटा को हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स के अंदर राइट करेंगे। अभी हम डाटा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको HTTP के बारे में पता चल जाएगा तो आप डाटा को किसी नेटवर्क कॉल के थ्रू भी ला सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपके चेंज नहीं होंगे। डाटा को लाने की अलग कहानी है, लाने के बाद उसको फाइल में राइट करने की अलग कहानी है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल फाइल्स में कैसे राइट करना है उस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको यूज़ केस की क्लैरिटी मिली होगी। अब हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे एक मेन क्लास होगी। ओके, मेन क्लास के अंदर हम मोस्टली कोई भी लॉजिकल काम नहीं करते हैं। मेन क्लास आपका एक ड्राइवर की तरह काम करता है, ये बाकी क्लासेस को, मेथड को कॉल करता है। तो हम भी यहाँ पे मेन क्लास के अंदर ज़्यादा कोड नहीं लिखेंगे। मेन क्लास हमारी यहाँ पे एक और क्लास को कॉल करेगी। ये क्लास होगी आपकी फाइल प्रोसेसर। फाइल प्रोसेसर क्लास के अंदर ही हम अपना लॉजिक लिखने वाले हैं कि मुझे कितनी फाइल्स बनानी है, कहाँ पे बनानी है, कैसे बनानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टास्क होगा। ये टास्क क्या करेगा? ये मल्टीपल फाइल्स के अंदर डाटा को राइट करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब हम कोड में चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी ओपन कर ली है, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो कोड मैं लिख रहा हूँ आप मेरे साथ कोड लिख के देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। प्रैक्टिस करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। कोड में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेता हूँ। पैकेज बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक मेन क्लास बनाते हैं। मैंने यहाँ पे मेन क्लास बना ली। उस मेन क्लास के अंदर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर जो मेन क्लास है, ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन क्लास है। ओके, अब मैंने आपको कहा था हम लोग मेन क्लास के अंदर कोई कोड नहीं लिखेंगे। जो भी फाइल प्रोसेसिंग का लॉजिक है उसको मैं एक अलग क्लास में लिखने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ फाइल प्रोसेसर, ठीक है। इस फाइल प्रोसेसर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ प्रोसेस नाम का, ठीक है। इस मेथड के अंदर हमें अपना लॉजिक लिखना है। मोस्टली जब भी हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन में काम करते हैं हम मेन मेथड के अंदर अपना कोई लॉजिक नहीं लिखते हैं। मेन मेथड आपका एक ड्राइवर प्रोग्राम है, एंट्री पॉइंट है। आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, मेन मेथड वो सभी पार्ट्स को मैनेज करता है। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फाइल को प्रोसेस करना एक पार्ट है, तो मेन मेथड से हम इस प्रोसेस वाले मेथड को कॉल करेंगे। अगर कोई और भी मल्टीपल पार्ट्स होते तो मेन मेथड से हम उसको कॉल कर देते। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी एक एग्जीक्यूटर सर्विस बनानी है। तो एग्जीक्यूटर सर्विस को या तो मैं प्रोसेस मेथड के अंदर बना सकता हूँ या फिर मैं क्लास के अंदर बना सकता हूँ। मोस्टली हम लोग मेथड के अंदर एग्जीक्यूटर सर्विस को नहीं बनाते हैं। अगर वो मेथड 4 बार कॉल हो गया मतलब क्या 4 बार आपकी एग्जीक्यूटर सर्विस बनेगी? नहीं। एग्जीक्यूटर सर्विस बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर क्यू होती है, थ्रेड पुल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग एक बार ही एग्जीक्यूटर सर्विस को बना के रख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्लास के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल एग्जीक्यूटर सर्विस, वेरिएबल का कोई नाम, इज इक्वल टू एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्स्ड थ्रेड पुल। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 8 थ्रेड्स को दे दिया। मतलब अभी मेरे को जो एग्जीक्यूटर सर्विस मिलेगी उसके अंदर 8 थ्रेड्स होंगे, ठीक है। जर्नली आपको इसी तरीके से एग्जीक्यूटर सर्विस को बनाना है, मेथड के अंदर कभी भी मत बनाना। और इसको यहाँ पे मैंने स्टैटिक रखा हुआ है। स्टैटिक रखने का रीज़न है, जो भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं उनका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो फाइल प्रोसेसर के कितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए, आपका एग्जीक्यूटर सर्विस का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ये भी एक रिक्वायरमेंट है। आपको
एग्जीक्यूटर सर्विस मल्टीपल नहीं बनाने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरे एप्लीकेशन के अंदर एक एग्जीक्यूटर सर्विस से ही काम चल जाएगा। उसके अंदर आप मल्टीपल थ्रेड्स बना दो ना, जो भी आपको टास्क सबमिट करना है सबमिट करते रहो, लेकिन एग्जीक्यूटर सर्विस का ऑब्जेक्ट तो एक ही बनेगा ना, मतलब एक ही बनना चाहिए आइडियली। ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस मेथड के अंदर आते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई टास्क डिफाइंड नहीं है हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टास्क डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए मैं एक और क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ फाइल राइटर टास्क। ठीक है, इसके अंदर मैं कॉलेबल को इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जेनरिक टाइप पैरामीटर है लॉन्ग। लॉन्ग इसलिए है क्योंकि फाइल को राइट करने के बाद मुझे फाइल की साइज़ को रिटर्न करना है। जितना भी डाटा मैंने राइट करा है मुझे ये पता लगाना है कि टोटल कितना डाटा राइट करा है मैंने, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कॉल मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक पाथ चाहिए, फाइल का पाथ, जिस पाथ पे मुझे फाइल राइट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास में सबसे ऊपर जाके एक इंस्टेंस वेरिएबल बना देता हूँ, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग फाइल पाथ। ठीक है, ये जो भी पाथ है इस पाथ पे मैं फाइल राइट करूँगा, ये वाला टास्क इस वाली फाइल पाथ पे राइट करेगा। अब इसको मैं कंस्ट्रक्टर बना के एज ए आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ। दिस कीवर्ड को यूज़ करके मैं उसको इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी टास्क होंगे, हर एक टास्क के पास अपना एक अलग फाइल पाथ होगा। जैसे मैंने कहा था हमें यहाँ पे 1000 फाइलों को राइट करना है, तो हम यहाँ पे इस क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना एक अलग फाइल पाथ होगा। वो अलग जगह पे राइट करेगा, दूसरा टास्क अलग जगह पे राइट करेगा, तीसरा टास्क अलग जगह पे राइट करेगा। ठीक है, अब हम लोग कॉल मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉल मेथड के अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना डमी डाटा जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे एक डमी स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ। स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ द बेस्ट जावा कोर्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, अब मुझे इस लाइन को फाइल के अंदर राइट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर बेसिकली कैरेक्टर स्ट्रीम्स को फाइल में राइट करता है। ये कहानी को हमने आयो वाले वीडियो में समझा था। वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर या नीचे डाल दिया है, आप आयो वाले वीडियो को जाके चेकआउट कर लो एक बार। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट राइटर समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके देख लो, पता चल जाएगा आपको। ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करके मैंने यहाँ पे प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट को बना दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे फाइल पाथ दे दिया। ठीक है, तो ये जो राइटर है ये इस वाली फाइल के अंदर मेरा टेक्स्ट राइट करता रहेगा। ओके, सबसे पहले तो मेरे को 10,000 बार राइट करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लूप चलाऊंगा, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10,000 i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा राइटर डॉट प्रिंट एलन माई इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 बार लूप चल रहा है, 10,000 बार मेरी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी फाइल के अंदर। यहाँ पे मैंने 10,000 बार इसलिए किया है ताकि आपको मल्टीपल थ्रेड्स के पावर के बारे में पता चले। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना डाटा हो जाएगा, वो इतना सारा डाटा हम राइट करेंगे, वो भी 1000 फाइलों के अंदर। तो सिंगल थ्रेड को यूज़ करके कितना टाइम लगेगा और मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ करके कितना टाइम लगेगा, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फाइल को राइट करने के बाद मुझे यहाँ पे फाइल की साइज़ को रिटर्न करना है। तो फाइल की साइज़ कैसे निकालूंगा मैं, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे फाइल क्लास को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस तरीके से, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, उसके अंदर मैंने फाइल पाथ दे दिया। तो इस फाइल पाथ के अंदर मैंने 10,000 बार राइट किया है और इसी फाइल पाथ को यूज़ करके मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो मुझे फाइल की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी। फाइल के ऑब्जेक्ट पे मैं यहाँ पे लेंथ को कॉल करता हूँ, तो मुझे फाइल की साइज़ पता चल गई और उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। ओके, तो ये मेरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वापस से अपने फाइल प्रोसेसर वाली क्लास के अंदर जाते हैं और इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास प्रोसेस मेथड है। तो प्रोसेस मेथड के अंदर सबसे पहले तो मुझे एक लिस्ट ऑफ फ्यूचर बनाना पड़ेगा। मैं इस तरीके से एक लिस्ट ऑफ फ्यूचर बना लेता हूँ। इस लिस्ट के अंदर हम लोग फ्यूचर के ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। अभी आप देखते जाओ, हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ। हमें यहाँ पे 1000 फाइलों को राइट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 1000, i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपने टास्क के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो मेरा जो फाइल राइटर का टास्क है मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उसके ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे फाइल का पाथ चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख के फाइल का पाथ निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट को यूज़ किया है।
स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट आपके स्ट्रिंग क्लास के अंदर है और यहाँ पे ये जो परसेंटाइल डी दिख रहा है ना आपको, ये परसेंटाइल डी को आए जो लूप वेरिएबल है उससे रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, फाइल्स स्लैश परसेंटाइल डी डॉट टी एक्स टी। तो जब हमारी फाइल राइट होगी तो वो इस तरीके से राइट होगी। फाइल्स आपकी एक डायरेक्टरी है, तो फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर हमारी सारी फाइलें रहेंगी और उसके अंदर फाइल का नाम क्या होगा, 1.txt, 2.txt, 3.txt, 4.txt, 1000.txt। 1000 बार लूप चलेगा, आई 1 से लेके 1000 तक जाएगा, परसेंटाइल डी पे आपका आई रिप्लेस हो जाएगा और हमें यहाँ पे फाइल का पाथ मिल जाएगा। ओके, अब इस फाइल के पाथ को मैं यहाँ पे अपने टास्क ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कंस्ट्रक्टर में पास कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। अब मुझे इस टास्क को सबमिट करना है, तो एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट कॉल करके मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके, ये हमें एक फ्यूचर रिटर्न करेगा, उसको मैंने फ्यूचर के वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो फ्यूचर का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अपने लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, जो ऊपर बना रखी है मैंने फ्यूचर्स की लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 1000 फ्यूचर के ऑब्जेक्ट हैं, तो मुझे 1000 फ्यूचर के ऑब्जेक्ट पे गेट कॉल करना है। गेट कॉल करके मुझे वहाँ पे लॉन्ग की वैल्यू रिटर्न होगी कि हर एक फाइल की साइज़ कितनी है। टोटल साइज निकाल के मैं यहाँ पे टोटल प्रिंट करने वाला हूँ। तो उसका तरीका भी यहाँ पे बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लॉन्ग टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ अपनी लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जितने भी फ्यूचर के ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को मैं एक बार लूप करूँगा और लूप के अंदर मैं यहाँ पे गेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट को कॉल करा, बेसिकली मेरा थ्रेड यहाँ पे वेट करेगा जब तक मेरी फाइल राइट नहीं हो जाती। मान लो मैंने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे ऑब्जेक्ट अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। बाकी जितनी भी फाइलें हैं वो तो राइट हुए ही जा रही हैं पैरेलली, लेकिन मैं पहले फ्यूचर पे गेट कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। हो सकता है तब तक दूसरा कंप्लीट हो गया हो, तीसरा कंप्लीट हो गया हो। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट को कॉल करा, मेरे को यहाँ पे एक लॉन्ग वैल्यू मिलेगी, उसको मैंने लॉन्ग वेरिएबल में असाइन कर दिया। फिर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को टोटल में ऐड कर देता हूँ। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस साइज। ओके, फिर मैं यहाँ पे लूप से बाहर निकल के टोटल साइज क्या है मेरी उसको प्रिंट कर देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन टोटल बाइट्स रिटर्न दिस। ठीक है, तो मैंने 1000 फाइलें बनाई, हर एक फाइलों के अंदर मैंने 10,000 बार हेलो वर्ल्ड लिखा और उसकी टोटल साइज क्या है उसको निकाल के यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये जो गेट मेथड है ना, ये आपका एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसको मुझे ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे कैच लिखता हूँ और कैच के अंदर मैं एक्सेप्शन को कैच कर लेता हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके एक्सेप्शन के मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे एक काम और बचा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने अपनी एग्जीक्यूटर सर्विस को शट डाउन नहीं किया है। शट डाउन हम कब करेंगे, चाहे हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई हो, चाहे हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन ना आई हो, दोनों ही केसेस में हमें शट डाउन करना है। तो शट डाउन करने के लिए मैं फाइनली ब्लॉक का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे फाइनली लिखता हूँ, फाइनली को लगाने के बाद मैं यहाँ पे शट डाउन को कॉल करता हूँ। शट डाउन को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे अवेट टर्मिनेशन को कॉल करता हूँ और वहाँ पे मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए वेट करता हूँ। ठीक है, अगर 10 सेकंड में भी शट डाउन नहीं होता तो मैं यहाँ पे फोर्सफुली शट डाउन नाउ को कॉल करता हूँ। ओके, अभी ये जो अवेट टर्मिनेशन वाला मेथड है ना, ये भी आपका एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसको भी हम लोग ट्राई कैच में लिख देते हैं। ठीक है, और कैच के अंदर मैं यहाँ पे सिस आउट करके एक्सेप्शन के मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग अपनी मेन क्लास के अंदर चलते हैं। मेन क्लास के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, अपने फाइल प्रोसेसर डॉट प्रोसेस मेथड को कॉल करना है। इस तरीके से कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक काम और करना चाहता हूँ, मैं टोटल टाइम निकालना चाहता हूँ इतनी सारी फाइलों को राइट करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालने का कंसेप्ट भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम एक क्लास है, तो सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड होता है करंट टाइम मिलीस। तो करंट टाइम मिलीस मेथड को कॉल करके मैंने यहाँ पे एक करंट टाइम निकाल लिया। आज मान लो 10 तारीख है, सुबह के 10 बजे हैं, 10 मिनट हुई है, 10 सेकंड हुई है, इतनी मिली सेकंड हुई है। तो जो भी करंट टाइम होगा, जिस टाइम पे ये मेथड कॉल हुआ है, वो टाइम हमें यहाँ पे मिली सेकंड में निकल के आ जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे लॉन्ग के वेरिएबल में असाइन कर रखा है। फिर मैंने यहाँ पे मेथड कॉल करा। ओके, मेथड कॉल खत्म होने के बाद मैं वापस से करंट टाइम मिलीस को कॉल कर लेता हूँ। तो मेरे को वहाँ पे स्टार्ट टाइम मिल गया, फिर मेथड कॉल हुआ, फिर मेरे को एंड टाइम मिल गया। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं इस टाइम को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इतना टाइम लगा मेरे को। अगर आपको अपने कोड के अंदर
किसी भी मेथड का टाइम कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले आप स्टार्ट वाला टाइम निकालो, फिर मेथड को कॉल करो, फिर आप एंड वाला टाइम निकालो। दोनों का जो भी डिफरेंस होगा ना, आपके मेथड में उतने मिली सेकेंड का टाइम लगा है। अभी यहाँ पे ये जो करंट टाइम मिलीज है ना, ये आपको यूनिक्स इपॉक निकाल के देता है। आप गूगल पे सर्च करना यूनिक्स इपॉक का मतलब क्या है। 1 जनवरी 1970 से लेके आज तक जितने भी मिली सेकेंड पास हुए हैं ना, वो मिली सेकेंड हमें यहाँ पे देता है। जैसे 10 जून है 2024, 1 जनवरी 1970 से लेके 10 जून 2024 तक कितने मिली सेकेंड निकले हैं, वो मिली सेकेंड की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। ओके, और दोनों का डिफरेंस आपके बीच का टाइम आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, शिट, हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिख रही है। एक्सेप्शन का मैसेज है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन files/1.txt। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे फाइल को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो फाइल्स डायरेक्टरी है ना, ये डायरेक्टरी उसको मिली ही नहीं, तो वो राइट कहाँ पे करेगा? तो हमें ना यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी फाइल्स नाम की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे ऊपर जाता हूँ, न्यू करता हूँ डायरेक्टरी फाइल्स। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल्स नाम की डायरेक्टरी बना दी। ठीक है, अब मैं जितनी भी फाइलों को राइट करूँगा वो इस डायरेक्टरी के अंदर राइट होंगी। ओके, अब मैं वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, मेरे को यहाँ पे दिख गया कि इतना टाइम लगा है प्रोग्राम को चलने में। हमारे पास यहाँ पे 8 थ्रेड है, 8 थ्रेड 1000 फाइलों को राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ मिली सेकेंड के अंदर इतना सारा डाटा राइट आप हो चुका है। हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि टोटल कितना डाटा राइट हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इतने बाइट्स का डाटा राइट हुआ है टोटल। ओके, अभी मैं टेस्टिंग के लिए ना आपको फाइल भी खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल्स डायरेक्टरी को एक्सपेंड करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 500 1000, आपको यहाँ पे 1000 फाइलें दिखेंगी। ठीक है, फिर मैं किसी भी एक रैंडम फाइल को ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे वही इनपुट स्ट्रिंग दिखेगी जो हमने राइट करी है। हमने उस स्ट्रिंग को 10,000 बार राइट करा है, तो हमें 10,000 लाइनें दिखेंगी एक फाइल के अंदर। आप कोई भी रैंडम फाइल को ओपन कर लो, आपको सेम टेक्स्ट दिखेगा। तो यहाँ पे डाटा हमने रैंडमली जनरेट करा है। हम डाटा को कहीं से भी ला सकते हैं, डाटाबेस से ला सकते हैं, नेटवर्क कॉल मार के ला सकते हैं। तो वो वाले एक्सपेक्ट अलग हैं, अभी हमने उन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करा है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग को कैसे यूज़ करना है वो सारी कहानी हमने यहाँ पे समझ ली। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कमाल की चीज़। हम अपने फाइल प्रोसेसर क्लास के अंदर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे 8 थ्रेड को यूज़ करा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिंगल थ्रेड वाला एग्जीक्यूटर बनाते हैं। ठीक है, बस पूरे कोड में मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा चेंज करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो एग्जीक्यूटर सर्विस आएगी उसके अंदर एक सिंगल थ्रेड होगा। अब हम वापस से एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार मैं प्रोग्राम को रन करूँगा ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा है वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो 8 थ्रेड को यूज़ करने में जो भी टाइम लग रहा था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आपको हैवी काम करने हैं तो आप मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ करोगे। मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका होता है एग्जीक्यूटर सर्विस। आज के वीडियो में हम लोगों ने एग्जीक्यूटर सर्विस को पूरा कवर कर लिया। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है गाइस, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल यूज़ केस ले रखा है फाइल्स को राइट करने का। अगर आपके दिमाग में कोई और यूज़ केस आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के वीडियो का सारा कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल है। कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने लैपटॉप पे कोड को रन करके देख सकते हो। जो आउटपुट हमें यहाँ पे मिला है वही आपको मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को क्लिक करते हुए जाओ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप इस कंटेंट को शेयर करो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं दुनिया में बहुत सारे बंदों को देखता हूँ जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती कि किस तरीके से कोडिंग को सीखा जाए। इस चैनल के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी को अकॉम्प्लिश कर रहे हैं।
हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है। आज से हम लोगों ने सेकंड स्टेप को स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो आपको हर जगह पे यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, लेकिन अभी जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है ना, कि जो यूट्यूब है ना वो सही ऑडियंस को कंटेंट रिकमेंड नहीं कर रहा है। कंटेंट डिस्कवरी बिल्कुल ज़ीरो है। मैं इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे ये लगता है कि यूट्यूब सही बंदों को नहीं बता पा रहा। तो अगर आपका ऐसा कोई भी दोस्त है जिसको कोडिंग सीखनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है, तो आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको वीडियोस को लेके कोई फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।